सोचिए, आप टीवी के सामने बैठे अपनी फेवरेट टीम को चीयर कर रहे हैं, लेकिन मैदान पर जो हो रहा है वो पहले से ही किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के कमरे में तय हो चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट और अंडरवर्ल्ड के उस काले गठजोड़ की जिसने पूरे खेल जगत की नींव हिला दी थी। 90s के दशक से लेकर 2013 तक फैले इस क्रिकेट कार्टेल की पूरी ट्रू क्राइम टाइमलाइन को आज हम डिकोड करेंगे। तो आज के हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे शुरुआती झटके, साल 2000 का वो फेमस क्रोन्जे इत्तेफाक, इंडियन सिंडिकेट का पर्दाफाश, फिर हम देखेंगे कि आखिर हमारा कानून इन फिक्सर्स के आगे फेल क्यों हो जाता है, 2013 का आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, और आखिर में बात करेंगे उस अजय अंडरवर्ल्ड की। और हाँ, आप नोटिस करेंगे कि ये सारे बड़े खुलासे पुलिस ने कैसे एकदम इत्तेफाक से किए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, मैच फिक्सिंग की शुरुआती झटके, 1994 का उद्भव। चलते हैं उस दौर में जब दुनिया को पहली बार भनक लगी कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी फिक्स हो सकते हैं। एक नज़र जरा इस टाइमलाइन पर डालिए। 1994 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के आरोपों से ये कहानी शुरू होती है। 97 में भारत में दावे सामने आते हैं। साल 2000 में साउथ अफ्रीका का वो एक्सीडेंटल वायर टैप होता है, और फिर सीधा 2013 का आईपीएल स्टिंग। मतलब करीब 2 दशकों तक ये पूरा सिस्टम कितना अंदर तक सड़ा हुआ था। जरा इस अमाउंट पर गौर करिए, $2,76,000। 1994 के हिसाब से सोचें तो ये करीब 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की भारी रकम थी। आरोप था कि जब ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान टूर पर थी तब पाकिस्तान के खिलाड़ी सलीम मलिक ने जानबूझकर मैच हारने के लिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को यह ऑफर दिया था। और बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकी। दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने बाद में एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने दावा किया कि सलीम मलिक ने उन्हें लिटरली धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान अपनी जमीन पर हार गया तो हमारे घर जला दिए जाएंगे। इसके बाद सलीम मलिक दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बने जिन पर लाइफ टाइम बैन लगा। हालांकि ये भी सच है कि 2008 में पाकिस्तान के एक लोकल कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया था। अब आते हैं 1997 पर। भारत में भी भूचाल आ गया जब क्रिकेटर मनोज प्रभाकर ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 1994 के सिंगा कप में उनके ही एक साथी खिलाड़ी ने उन्हें मैच हारने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। आगे चलकर बीसीसीआई के एक पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि वो साथी खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि दिग्गज कपिल देव थे। अब चलते हैं भाग 2 पर। साल 2000 का क्रोन्जे इत्तेफाक, फोन टैप का खुलासा। साल 2000 ये वो साल था जब दिल्ली पुलिस ने इतिहास के सबसे बड़े फिक्सिंग स्कैंडल को बेनकाब किया, वो भी एकदम गलती से। हुआ कुछ यूं कि दिल्ली पुलिस सलीम हथेली नाम के एक एक्सटॉर्शनिस्ट को ट्रैक कर रही थी जो बिजनेसमैन से फिरौती मांगता था। पुलिस ने लंदन के एक संदिग्ध बीएसएनएल नंबर को वायर टैप पर लगा दिया। अब एक कांस्टेबल दिन रात वो बातचीत सुनता था। एक दिन वो टीवी पर मैच देख रहा था और साउथ अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोन्जे की आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसने सोचा, अरे ये तो वही आवाज है जो मैं रोज रिकॉर्डिंग में सुनता हूं। दूरदर्शन की फुटेज से आवाज मैच की गई और बस एक फिरौती का केस रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग रैकेट बन गया। शुरुआत में तो सबने साफ मुकर जाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने पुख्ता फोन रिकॉर्डिंग सामने रखी और सरकार का भारी दबाव पड़ा तो हैंसी क्रोन्जे टूट गए। अप्रैल 2000 में उन्होंने कबूल किया कि सट्टोरियों से पैसे लेकर उन्होंने मैच फिक्स किए थे और कहा, मैं अपनी नैतिक और पेशेवर ड्यूटी में फेल हो गया। भाग 3, इंडियन सिंडिकेट का खुलासा। क्रोन्जे के पकड़े जाने के बाद ये मामला सीबीआई के हाथों में गया और फिर एम.के. गुप्ता नाम के बुकी द्वारा चलाए जा रहे एक बहुत बड़े भारतीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। सीबीआई रिपोर्ट की बातें किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये एम.के. गुप्ता एक साधारण बैंक कर्मचारी था जिसे अंडरवर्ल्ड ने टैलेंटेड खिलाड़ियों को फंसाने का काम सौंपा था। खिलाड़ियों को लुभाने के लिए उनके मनपसंद मारुति जिप्सी गाड़ियां गिफ्ट की जाती थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मोहम्मद अजरुद्दीन ने टाइटन कप हारने की डील की थी जिसके लिए 50 लाख रुपए का एडवांस दिया गया। और पता है ये सारा कैश कहां रखा जाता था? ताज पैलेस होटल के एक सीक्रेट लॉकर में। लेकिन इस पूरी काली कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा भी है। उस टाइटन कप मैच में सिंडिकेट का पूरा प्लान सेट था। कुछ खिलाड़ी जानबूझकर रनआउट हो रहे थे और स्लो खेल रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। सचिन तेंदुलकर क्रीज पर अड़ गए और उन्होंने अकेले अपने दम पर वो मैच जिता दिया। सटोरियों का पूरा प्लान धरा रह गया। भाग 4, कानून क्यों विफल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े खुलासों के बाद तो सबको जेल होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए देखते हैं क्यों।
सीबीआई ने इन खिलाड़ियों को सजा दिलाने के लिए पब्लिक एक्ट 1867, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धोखाधड़ी और करप्शन एक्ट सब लगा के देख लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा टेक्निकल लूपहोल था। बीसीसीआई के खिलाड़ी सरकारी कर्मचारी यानी पब्लिक सर्वेंट नहीं थे और इंडिया में मैच फिक्सिंग को लेकर कोई स्पेसिफिक कानून था ही नहीं। नतीजा, पुख्ता सबूत होने के बावजूद सारे केस कोर्ट में ताश के पत्तों की तरह रह गए। सिस्टम की विडंबना देखिए। अगर कोई आम आदमी गली नुक्कड़ पर छोटा मोटा जुआ खेलते पकड़ा जाए तो पुलिस उसे तुरंत अंदर कर देती है, भारी जुर्माना लगता है। लेकिन ये करोड़पति फिक्सर्स, इन पर सिर्फ क्रिकेट खेलने का बैन लगता है और सही कानून ना होने की वजह से ये आराम से जेल जाने से बच निकलते हैं। भाग 5, 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 13 साल आगे 2013 पर और देखते हैं कि कैसे इस सिंडिकेट ने नए जमाने के क्रिकेट यानी आईपीएल को भी अपनी चपेट में ले लिया। और यहाँ भी इतिहास इत्तेफाक के रूप में खुद को दोहराता है। सीबीआई असल में मकोका कानून के तहत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को ट्रैक कर रही थी। वायर टैप में दुबई के नंबरों से लोकल बुकीज की बातें पकड़ी गई। पता चला कि एस श्रीसंत और अजीत चंडीला जैसे प्लेयर्स ओवर शुरू होने से पहले तौलिया खिसकाकर या लंबा वार्म अप करके बुकीज को सिग्नल दे रहे थे। स्पॉट फिक्सिंग का पूरा भंडा फोड़ हो गया। सबूत पक्के होते ही 15 मई की रात सुबह 5 बजे पुलिस ने मुंबई के होटलों में धाकड़ रेड मारी। खिलाड़ियों और फिक्सर्स को रंगे हाथों उठाया गया। कमरों से 72,000 रुपए कैश मिला। लेकिन सबसे बड़ी रिकवरी थी मलयालम भाषा में लिखी हुई एक डायरी, जिसने इस पूरे रैकेट के एक एक तार खोल दिए। भाग 6, अजय अंडरवर्ल्ड हवाला नेटवर्क। चलिए अब इस पूरे जाल की जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि इस सिंडिकेट का असली मास्टरमाइंड कौन है। जुलाई 2013 में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की वो बहुत ही क्लियर थी। गली के पान वाले से लेकर बड़े बड़े टीम एग्जीक्यूटिव्स तक सबका कनेक्शन सीधा पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम से था। और ये सारा करोड़ों का खेल हवाला के जरिए चलता था। हवाला मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें असली कैश मूव ही नहीं होता, सिर्फ जुबान और नेटवर्क पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है, जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। तो इन सब सबूतों और 2 दशकों के इस काले सच को देखने के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या क्रिकेट कभी सच में इस अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त से पूरी तरह आज़ाद हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि कभी ये खेल 100% क्लीन हो सकेगा? Subscribe my YouTube channel और comment और share please.